रूबी इचिगो के पास जाती है जो कि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन का प्रेसिडेंट था। इचिगो उसे खुद से दूर रहने को कहता है पर रूबी नहीं मानती। वो कहती है कि तुम ही हो जो मॉम के सबसे क्लोज थे और इसका मतलब है तुम उनकी डेथ के सच के सबसे क्लोज हो। मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे मॉम के खूनी का पता नहीं चलता। मुझे बताओ मेरे फादर कौन है। इचिगो कहता है मैंने कहा था ना मुझे नहीं पता, और अगर मुझे पता होता तो मैं कब का उसे मार चुका होता। रूबी कहती है तो मुझे उन सभी के कॉन्टेक्ट डिटेल्स दो जो भी मॉम से रिलेटेड थे। इचिगो सरासर मना कर देता है क्योंकि उस टाइम वो सब नूब थे, पर आज वो बड़ी हस्ती बन चुके हैं और अगर वो अभी उसे बता देगा तो वो उनसे बेतुके तरीके से मिलेगी जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और क्योंकि स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन को मियाको सपोर्ट कर रही है तो उसे उन सारी प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा। रूबी कहती है मैं भी पॉपुलर हो चुकी हूँ। इचिगो कहता है तुम बस अंडरग्राउंड आइडल से थोड़ी सी ज्यादा पॉपुलर हो और कुछ नहीं। अगर कभी तुम ड्रिंक करते हुए पकड़ी गई तो भी कोई न्यूज वाला तुम्हारे बारे में नहीं छापेगा, बस कुछ फैंस की वजह से तुम इंटरनेट पे थोड़ा सा ट्रोल होगी, बस इतना ही। रूबी कहती है तो अगर मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तब तो तुम मुझे उन लोगों से मिलवाओगे ना। इचिगो मान जाता है। रूबी तुरंत पूछती है तो बताओ मैं पॉपुलर कैसे बन सकती हूँ, और हमें ये भी पता चलता है कि रूबी ने इचिगो की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था, इसीलिए उसे डिग डीप वन चांस में रिपोर्टर की जॉब मिली थी। इचिगो बहुत एक्साइटेड होकर कहता है ये हुई ना बात, अब अगला स्टेप होगा। तभी वो रूबी को देखता है और वापस नॉर्मल हो जाता है। रूबी कहते हैं मुझे आपकी स्किल पे बिलीव है, आप स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन के प्रेसिडेंट रह चुके हो। मैं समझती हूँ मॉम सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से ही पॉपुलर नहीं हुई थी, उसमें आपका भी हाथ था। तो मुझे भी बताइए मुझे पॉपुलर बनने के लिए क्या करना चाहिए। अगले सीन में हम रूबी को रिपोर्टिंग का काम करते हुए देखते हैं। जैसे ही इचिगो ने उसे एडवाइस दी थी वो वही फॉलो कर रही थी। उसने कहा था उसे सेट पे अपनी छाप छोड़नी होगी, अपने कैरेक्टर को क्लियरली शो करना होगा। एग्जाम्पल के लिए एक्वा को ही ले लेते हैं। वो कूल एक्ट करता है और जब भी कोई इरेलीवेंट बात करता है वो इमीडिएटली रूड तरीके से उसे रोक देता है, और अगर सामने वाला उसकी बात से एग्री करता है तो उसे बोलने का और मौका मिलता है। उसने रूबी को समझाया था उसे बोलने के लिए 30 सेकेंड ही मिलेंगे और ऐसे मौके उसे बस 2 या 3 बार ही मिलेंगे, तो वो अपना टाइम खुद को इंट्रोड्यूस करने में नहीं लगा सकती। पर अगर वो अपने कैरेक्टर को क्लियर रखेगी तो बात बन जाएगी। अपने कैरेक्टर को डिफाइन करना ही शो में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। रूबी अपने आप को क्यूट, स्मार्ट और कंसिडरेट दिखाना चाहती थी पर इचिगो मना कर देता है। वो कहता है उसे स्टूपिड, रूड और चीकी कैरेक्टर प्ले करना होगा। उसे अपने आप को बेवकूफ दिखाना है, बातों से भी और जेस्चर्स से भी, और इसके लिए प्री सर्वे भी इम्पोर्टेंट है। तुम्हें उसे खाली नहीं छोड़ना है, उसमें जो भी तुम लिखोगी उसके बेस पे ही तुम्हारी स्क्रिप्ट रेडी की जाएगी, तो कुछ भी बड़ा चढ़ा के लिख देना, बस एपिसोड बहुत ज्यादा बेकार होना चाहिए। अब शूटिंग के टाइम उससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या उसने रिसेंटली कोई गलती की है। रूबी स्टूपिड बनने का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले करती है। वो बताती है एक बार वो हैंड सोप से बार सोप बनाने की कोशिश कर रही थी। उसने हैंड सोप को बॉईल कर दिया था जिससे पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था। उसका घर जलते जलते बचा था। एक्वा समझ जाता है उसने स्टोरी को अच्छे से ट्विस्ट किया है और खुद को स्टूपिड दिखा रही है, इसमें जरूर कोई इसकी हेल्प कर रहा है। शूट खत्म होने पे असिस्टेंट डायरेक्टर शो के लिए रूबी का कैरेक्टर समझ जाता है और रूबी इचिगो की लास्ट एडवाइस को भी फॉलो करती है, जो थी असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बहुत अच्छे से पेश आना, क्योंकि आगे जाकर वो भी कभी न कभी डायरेक्टर जरूर बनेगा, तो उसे अपने हर मूव को सोच समझकर चलना होगा। और इसीलिए वो असिस्टेंट डायरेक्टर शान के पसीने पोंछने लगती है। वो अपने इस नाइस बिहेवियर को रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रखती है। कभी वो उसके लिए चाय ले आती है, कभी उसके साथ ओपन होने का ट्राई करती है, जैसे वो फ्री टाइम में क्या करता है ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेना। शान सोचने लगा था रूबी आजकल मुझसे फ्लर्ट करने लगी है, कहीं मैं उसके टाइप का तो नहीं हूँ। रूबी पूछती है क्या वो प्रॉपर सो रहा है, क्योंकि उसे तो वो थका हुआ लग रहा है। वो कहती है मैंने सुना है असिस्टेंट डायरेक्टर को सोने की भी फुर्सत नहीं मिलती। शान कहता है ऐसा पहले होता था, पर पिछले कुछ सालों से अगर आप ज्यादा काम करते हो तो एचआर आपको एक दिन का ऑफ दे देता है और गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो गई है। अब सिचुएशन पहले से बहुत अच्छी है। रूबी कहती है पर देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि उसके पीछे कुछ एनर्जी ड्रिंक्स की बोतल थी और लेटने के लिए जुगाड़ भी लगाया हुआ था। शान कहता है हमारी टीम में कुछ पुराने ख्यालात वाले लड़के भी हैं। तभी वहाँ डायरेक्टर उरुशिबारा आ जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है तुमने अभी तक सबटाइटल्स फिनिश नहीं किए, मैंने कहा था ना आधी रात से पहले हो जाना चाहिए। वो उसे डांटने लगता है जबकि उसने कुछ देर पहले ही सबटाइटल रेडी कर दिए थे। वो कहता है अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो काम को छोड़ दो। शान उससे माफी मांगता है। बाद में रूबी इस डायरेक्टर के बारे में एक्वा से पूछती है। एक्वा बताता है उरुशिबारा एक्सटर्नल प्रोडक्शन कंपनी का डायरेक्टर है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के पास इनफ मैन पावर नहीं थी, इसीलिए कंपनी को दूसरे कंपनीज की भी हेल्प लेनी पड़ती है। वो उसे डायरेक्टर का पूरा काम समझाता है और वो रूबी की सब जानने की क्यूरियोसिटी से सरप्राइज था। रूबी कहती है एज अ प्रोफेशनल मैं डेवलप कर रही हूँ,
क्या तुम खुश नहीं हो? एक्वा कहता है हाँ मैं खुश हूँ। फिर हम शान को कंटिन्यूअसली काम करते हुए देखते हैं। वो एनर्जी ड्रिंक पी पी के काम कर रहा था। उससे हमें असिस्टेंट डायरेक्टर के पूरे काम के बारे में पता चलता है। उन्हें सारे ऑर्डर्स मानने होते हैं। पहले लोकेशन देखना, रिसर्च करना, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कैमरा एंगल, कॉफी, लगेज कैरी करना। इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर उन्हें टॉयलेट साफ करने को भी कहा जाए तो उन्हें करना पड़ता है और इसीलिए वो कभी टाइम पे काम को फिनिश नहीं कर पाते और सीक्रेटली देर रात तक काम करते हैं और बस 3 घंटे ही सो पाते हैं। वो कहता है आजकल यंग लोगों का टीवी में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इसीलिए लोगों ने काम भी छोड़ दिए हैं और ऐसी सिचुएशन में एक दिन में 3 से 4 एपिसोड बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिर उरुशिबारा शान को अगले सेगमेंट के बारे में बताता है जिसमें वो कॉस्प्लेयर्स के इंटरव्यू करवाना चाहता था, वो भी रिसेंटली पॉपुलर हुए टोक्यो ब्लेड के कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले, क्योंकि उससे उनकी रीच इंक्रीज हो जाएगी। शान कहता है कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है। उरुशिबारा कहता है मैं परमिशन ले लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। और इस तरह शान को 10 ऐसे कॉस्प्लेयर्स ढूंढने थे जो अपनी इच्छा से टोक्यो ब्लेड का कॉस्प्ले करने के लिए रेडी थे। वो बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स को रीच आउट करता है पर कोई भी उसे हाँ कहने को तैयार नहीं था, क्योंकि अगले वीक कॉमिकेट इवेंट होने वाला था। शान सोच रहा था आज रात वो फिर नहीं सो पाएगा। तभी रूबी वहाँ आती है और उससे पूछती है क्या उसे कोई हेल्प चाहिए। शान पूछता है क्या वो कॉस्प्ले करती है। सीन अकाने पे आता है। वो अपनी शूटिंग फिनिश करके बाहर आती है। वहाँ बारिश हो रही थी। तभी एक्वा वहाँ छाता लेकर जाता है। अकाने कहते हैं क्या तुम मुझे लेने आए हो? एक्वा कहता है बस इसीलिए क्योंकि तुम्हारे काम की लोकेशन मेरे घर के पास है और वो उसके लिए एक्स्ट्रा छाता भी लाया था। पर अकाने मना कर देती है क्योंकि वो एक ही छाता शेयर करना चाहती थी। वो उसके हाथ में हाथ डालकर चलने लगती है और मन में कहती है मैंने बहुत टाइम पहले ही नोटिस कर लिया था कि ये काना से अट्रैक्टेड है, पर उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो काना की जगह उसे डेट क्यों कर रहा है, क्योंकि या तो उसका रीजन सुनकर उसे अच्छा नहीं लगेगा और या फिर दूसरा अभी तक वो बहुत ही अच्छा बॉयफ्रेंड बनकर रहा है। जब भी बारिश होती है वो उसे लेने जाता है। मैसेज पढ़ते ही रिप्लाई भी कर देता है। वो अच्छा बॉयफ्रेंड है, उसके लिए यही काफी है। उसको एहसास है कि एक्वा काना से बहुत टाइम से बात नहीं कर रहा है, जो शायद थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर उसके साथ तो वो स्ट्रेट बात कर रहा है और शायद अपने इमोशंस को दिखाने का ये उसका तरीका है, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट है। फिर एक्वा उसे घर छोड़ता है और नहाकर रेस्ट करने को कहता है क्योंकि कल सुबह उसे जल्दी काम पे जाना है। अकाने मन में कहती है हमारा फेक रिलेशनशिप एक टीवी शो से स्टार्ट हुआ था। एक्वा लायर है पर वो मुझे झूठ ना बोलने की पूरी कोशिश करता है, इसीलिए मैं खुश हूँ। धीरे धीरे सारे झूठ सच बन रहे हैं, पर अगर उसने मुझे चीट किया तो मैं उसे मार दूंगी। मेरी नजर हमेशा इस पे रहेगी। सीन रूबी पे आता है। वो मिनामी को कॉस्प्ले के लिए पूछती है, पर मिनामी को डाउट था कि वो अच्छे से नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने बस मैगजीन के लिए ही कॉस्प्ले किया था। वो कभी कॉमिकेट या किसी इवेंट में नहीं गई थी। पर रूबी कहती है ये उसके लिए अच्छा मौका हो सकता है। डिग डीप का राइटर बहुत अच्छा है, सीरीज की रेटिंग भी बहुत अच्छी है, इससे उसके करियर को बूस्ट मिलेगा। मिनामी उसकी बात से एग्री तो करती है पर अभी भी उसे खुद पे डाउट था। रूबी कहती है मैं भी वहाँ एज अ रिपोर्टर होंगी और मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, मैं बस चाहती हूँ कि हम साथ में काम कर सके। मिनामी मान जाती है। वो कहती है मैं मैनेजर से बात करके बताती हूँ। सीन शान पे आता है जिसको बहुत सारे कॉस्प्लेयर्स मना कर चुके थे। वो सोचता है उरुशिबारा फिर मुझ पे चिल्लाएगा। वो सोच रहा था वो इंटरेस्टिंग पीपल कैसे ढूंढे। तभी उसकी सिस्टर मिमी उससे सी टाइप का यूएसबी केबल मांगने आती है। शान को आइडिया आता है और वो उसे डिग डीप में कॉस्प्ले करने को कहता है, पर मिनामी मना कर देती है क्योंकि वो घर पे ही कॉस्प्ले करती है और उसमें भी बहुत सारी एडिटिंग करती है। पर शान भी जिद पे अड़ा हुआ था। वो कहता है सोशल मीडिया पे तुम्हारे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, डायरेक्टर मान जाएगा। मिमी फिर भी मना करती है क्योंकि उसे डर था सब उसकी आवाज पहचान जाएंगे, क्योंकि वो कॉस्प्ले के साथ साथ वीट्यूबर भी है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।